प्राइवेट हज के लिए एक अच्छी कंपनी रिकमेंड कर दें, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब जो है ये इतना आसान नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक अच्छे हज ऑपरेटर का इंतखाब कैसे करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर हम आपकी हज और उम्रा से रिलेटेड मुफ्त रहनुमाई फरमाते हैं। पाकिस्तान में कम से कम 900 प्राइवेट हज ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं और इन तमाम कंपनीज में से किसी एक कंपनी को अपने इस मुबारक सफर के लिए चुनना आसान काम नहीं है। और अगर एक बंदा मुझसे पूछता है कि मैं कौन सी कंपनी को रिकमेंड करता हूं, तो मैं किसी कंपनी को भी रिकमेंड नहीं करता। हर बंदे के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, जेब डिफरेंट होती है, हज पैकेज को लेके तवक्कुआत मुख्तलिफ होती हैं। किसी को शॉर्ट हज करना है, किसी को लॉन्ग हज करना है, किसी का बजट जो है वो बहुत टाइट है, जबकि दूसरी तरफ एक बंदे के पास खुले पैसे हैं। तो बेहतर यह है कि आप सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझें, हज पैकेज को एनालाइज करने का गुर सीख लें। और अगर आपने ये गुर सीख लिया तो आपको ये सवाल किसी से नहीं करना पड़ेगा और कोई भी हज पैकेज जब आपके सामने आएगा तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड रिलीजियस अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएं। वहां पर जिन जिन कंपनीज को हुकूमत की तरफ से कोटा अलॉट किया गया है, आप उनकी लिस्ट खोलें। उस लिस्ट के अंदर उनका एड्रेस, फोन नंबर अवेलेबल है। अब वो कंपनीज जो आपके शहर में हैं या आपको करीब पड़ती हैं, आप उनको कॉल करें कि हज पैकेजेस उनसे तलब करें। और इसी के साथ साथ जब हज पैकेजेस को हुकूमत मंजूर कर देती है तो वो एक रेट लिस्ट थ्रेशोल्ड जो है वो अनाउंस करती है, जो प्राइवेट हज कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। सो हज ऑपरेटर से पैकेज लें और हुकूमत के दिए गए पैकेजेस के साथ उनको कंपेयर करें और देखें कि क्या आपका हज ऑपरेटर आपसे हुकूमत के बताए हुए नर्ख के मुताबिक पैसे ले रहा है या आपसे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है। इसके बाद अगले स्टेप में आपने हज पैकेज के अंदर जो आपको सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं, आपने उनको एनालाइज करना है। क्या आपको सऊदी एयरलाइन से डायरेक्ट फ्लाइट प्रोवाइड की जा रही है या एयर ओमान के थ्रू इनडायरेक्ट फ्लाइट प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम एयर ब्लू और सीरीन एयर की बात करें तो ना सिर्फ उनके जहाज छोटे हैं, बट आपको जो सामान अलाउ किया जाता है वो नॉर्मली 23 kg अलाउ किया जाता है। और इसी के मुकाबले में सऊदी एयरलाइन के अंदर आपको 46 kg सामान ले जाना अलाउड होता है। और जहां सीरीन एयर, एयर ब्लू, PIA, सऊदी एयरलाइन जो है आपको डायरेक्ट फ्लाइट प्रोवाइड करे, वहीं पे एयर ओमान या फ्लाई दुबई की जो एयरलाइन होती है वो आपको ट्रांजिट के थ्रू लेके जाती है और आपको इवेंचुअली 2, 3, 4 घंटे बीच के इंतजार करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आपको नंबर ऑफ डेज देखने हैं कि क्या नंबर ऑफ डेज जो आपको हज ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहा है ये आपको सूट करते हैं या नहीं करते। और इसी के साथ साथ प्राइवेट हज ऑपरेटर आपको ट्रेवलिंग डेट्स भी बताता है। तो आपने ये भी देखना है कि क्या उन तारीखों के अंदर आपको ऑफिस से छुट्टी मिल रही है, क्या आपकी कोई और कमिटमेंट तो नहीं है, और क्या आप हज से पहले सफर करना पसंद करते हैं या हज के बाद ज्यादा टाइम गुजारना पसंद करते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि मैं हज से पहले जाऊं, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि रश कम होता है और आप बहुत सुकून से इबादत कर सकते हो। मताफ में आप तवाफ कर सकते हो, खाना काबा को हाथ लगा सकते हो। और जैसे जैसे हज के दिन करीब आते हैं तो रश बढ़ता जाता है और इबादत करना मुश्किल हो जाता है। और हज करने के बाद सऊदी अरेबिया के अंदर रुकना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपना मेन मकसद जो है वो पूरा कर चुके होते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूं कि मैं हज करने के बाद फौरन वापस आ जाऊं। इसके बरअक्स बहुत से लोग हैं जो हज से चंद दिन पहले जाना चाहते हैं और हज के बाद ज्यादा दिन गुजारना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि जब वो हज से चंद दिन पहले जाते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से हज के मनासिक अदा कर पाते हैं और हज के बाद जो भी इबादत करना चाहते हैं वो सुकून से कर सकते हैं। इसके अलावा होटल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो रिहाइश आपको मक्का और मदीना में प्रोवाइड की जा रही है वो मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी से कितने फासले पे है। और इसके अलावा होटल की कैटेगरी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि क्या आपको 5 स्टार होटल ऑफर किया जा रहा है या 3 स्टार या 4 स्टार होटल ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि प्राइवेट हज पैकेजेस शिफ्टिंग हज पैकेजेस होते हैं और हज से चंद दिन पहले और हज से चंद दिन बाद आपको हरम की हुदूद से दूर एक बिल्डिंग में ठहराया जाता है,
سو اس بلڈنگ کی جو لوکیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی شفٹنگ بلڈنگ شیشہ بن داؤد یا عزیزیہ کے اندر ہے تو حج کے مناسک میں آپ کے لیے کافی ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں, اور اسی کے مقابلے میں اگر آپ حذیفہ, بطہ قریش یا کسی اور علاقے کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے. حج پہ جانے کے لیے آپ کو جہاز جو ہے وہ کون سے ایئرپورٹ سے مل رہا ہے اور وہ ایئرپورٹ آپ کے گھر سے کتنا دور ہے, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور پاکستان سے کیا آپ سیدھا جدہ جا رہے ہیں یا آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں, یہ چیز بھی اہمیت کی حامل ہے. ان تمام فیکٹرز کے علاوہ ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ایک حج پیکج کے اندر میٹر کرتا ہے وہ ہے مکتب کی کیٹیگری. سعودیہ کی حکومت نے حج کے 5 دنوں کے اندر منا, مزدلفہ اور عرفات کی لوکیشنز کو اور سہولیات کو 4 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے, اور ہر مکتب کے چارجز ان کی سہولیات کے مطابق عازمین حج سے لیے جاتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر میں نے جن مختلف فیکٹرز کی بات کی یہ معمولی فیکٹرز نہیں ہیں, کیونکہ ان فیکٹرز کی بنیاد کے اوپر کاسٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کون سی چیز پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں اور کون سی چیز پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اسی سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے ایک حج پیکج کو اینالائز کرنے کی کہ آپ کے لیے کون سا حج پیکج اور حج آپریٹر زیادہ سوٹیبل ہے. سو میرے کہنے پہ اور اپنے دوستوں کے کہنے کے اوپر حج آپریٹر نہ چوز کریں, اور اپنا ہوم ورک خود کر کے اپنا حج پیکج اور اپنا آپریٹر چنیں. اسی مشورے کے ساتھ میں عمیر بن طاہر آپ سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.